हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 10वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 10वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 5 से यहाँ पर 36 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 5 के अंदर किया गया है +1। तो 5 के अंदर +1 कर देंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। और 6 से 36 बनाने के लिए मेरे भाई इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और यहाँ पर देखिए 36 आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, तो मेरे भाई सबसे पहले तो इस 7 के अंदर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8 और इस 8 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी संख्या 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 64 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई थी। ऑप्शन ए अंडमान जेल में, ऑप्शन बी है लाहौर सेंट्रल जेल में, ऑप्शन सी है दिल्ली जेल में और ऑप्शन डी है अलीपुर जेल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से ए बी का संबंध है 9 के साथ में, उसी प्रकार से ए सी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड
सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि ए बी का संबंध यहाँ पर 9 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से ए बी का संबंध 9 के साथ में है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ए सी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता करना है कि ए बी का संबंध 9 के साथ में कैसे है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने 2 अल्फाबेट लेटर हैं, पहला लेटर है ए और दूसरा लेटर है बी। तो मेरे भाई ए का नंबर होता है 1 और बी का नंबर होता है 2। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 और 3 से 9 बनाने के लिए इस 3 का किया गया है स्क्वायर। मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे एसी के अंदर है और एसी से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम ए बी की तरह इस ए सी का भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ए अल्फाबेट लेटर आता है 1 नंबर पर है और अल्फाबेट लेटर सी है ये आता है 3 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4 और इस 4 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 16 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी बेहतर सूचना है आप सभी के लिए, क्या यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो जिस भी अभ्यर्थी को पीडीएफ सेट लेना चाहता है या लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर एफ डी ए को एम के एच कैसे लिखा गया है या फिर
FDA इन सभी अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर MKH कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि QOL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए F आता है 6 नंबर पर है, उसके बाद में D आता है 4 नंबर पर है, D के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से आगे अल्फाबेट लेटर हैं, इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई M है, M आता है 13 नंबर पर है, M के बाद में K आता है 11 नंबर पर है, K के बाद में H आता है 8 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 से कितना बन रहा है 13, तो 6 से 13 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 6 और 7 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से कितना बन रहा है 11, तो 4 से 11 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 4 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 4 और 7 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए इसी प्रकार से यहां पर 1 से कितना बन रहा है 8, तो 1 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, और जो भी अल्फाबेट लेटर का नंबर आएगा उस सभी के अंदर +7 करके आने वाले यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह वाले अल्फाबेट लेटर को हमें ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहला लेटर है Q। तो यहां पर देखिए एक बार इनको हटा देते हैं। अब देखिए Q है तो Q कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई Q आता है 17 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 17। उसी प्रकार से आगे क्या है O आता है 15 नंबर पर है, फिर क्या है L आता है 12 नंबर पर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो Q से चलेंगे। तो मेरे भाई Q आता है 17 नंबर पर है, 17 के अंदर +7 कर देंगे तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 24 नंबर पर लेटर आता है X, तो यहां पर हम भर देंगे X। उसी प्रकार से यहां पर क्या है Q के बाद में O आता है 15 नंबर पर। अब 15 से अगला लेटर ज्ञात करेंगे, तो 15 नंबर पर O आता है 15 नंबर पर, 15 के अंदर भी क्या कर देंगे +7 कर देंगे, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है V, तो यहां पर हम भर देंगे V। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे क्या है L आता है 12 नंबर पर। अब L से भी क्या करेंगे लेटर ज्ञात करेंगे अगला, तो L आता है 12 नंबर पर, 12 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 और 7 हो जाएगा 19। 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है S, तो यहां पर हम भर देंगे S। ठीक है, यानी कि QOL इन सभी से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएंगे कौन सा XVS। अब हमें देखना है कि XVS ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में हैं, तो आंसर है XVS ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपके सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो
तो वो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है उन सभी का अर्थ क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो मेरे भाई प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे, पहले 10 फिर क्या है गुणा, गुणा करते हैं भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। उसके बाद में 5 यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर क्या है भाग, भाग करते हैं क्या प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में 3 फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में 2 फिर देखिए 2 के बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, फिर लिख देंगे 3। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 5 का भाग 10 में देंगे तो ये चला जाएगा 5 दूना के 10। फिर यहाँ पर बच रहा है देखिए आगे क्या है, प्लस का 3, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस 3, ठीक है। फिर क्या है गुणा में 2, उसके बाद में है -3। अब मेरे भाई देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले है 2, उसके बाद में देखिए क्या है प्लस है, फिर क्या है 3 गुणा में 2, तो 3 गुणा में 2 करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, उसके बाद में है -3। फिर मेरे भाई क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस के को घटा देंगे। तो प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से यदि हम 3 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो मेरे भाई इस समीकरण का मान आएगा 5। और ध्यान से देखिए 5 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो मेरे भाई 5 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें पराजित हुआ था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1940 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1943 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था वर्ष 1942 में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है मुंबई
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है डिगबोई। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है डिगबोई। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गति का प्रसिद्ध नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक डाल्टन ने, ऑप्शन बी वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन सी वैज्ञानिक गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक थॉमसन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गति का प्रसिद्ध नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप एग्जाम की तैयारी को अच्छे से परखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा YouTube चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। उस YouTube चैनल पर रोजाना सुबह मेरे भाई 9:15 पर प्रैक्टिस सेट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मेरे भाई वो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा तत्व जल से अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सोडियम तत्व जल से अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है?
ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन सी है असम राज्य का और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था वर्ष 2010 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मेरे भाई लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों के इस मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।